स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड। यूनिट 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम सिलेबस में देख लेते हैं एक बार। सिलेबस में ये मेंशन है, ये यूनिट 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। इसमें पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसके बाद उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी के बेसिस पे, डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिस पे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी एनालिटिक फंक्शन क्या होती हैं। एनालिटिक फंक्शन से ही आगे बढ़ के है कोची-रायमन इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में हम CR इक्वेशन भी कह देते हैं। ये दो फॉर्म में होती है, या तो कार्टेशियन फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन के बाद किस तरह से किसी भी एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें रियल या इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ हो तो उससे किस तरह से एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है मिलने-थॉम्पसन मेथड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, उसके बाद मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बोल देते हैं इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे क्रॉस रेशो वगैरह और इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट के बारे में। तो ये तो हो गया आपका यूनिट 4 का सिलेबस का, जो भी यूनिट 4 में पढ़ना है उसका ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। ठीक है, देखिए आप सब जानते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के होते हैं, A प्लस IB टाइप के, जहां A और B क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। ये सभी नंबर जिस सेट के अंदर बंद हो जाते हैं उस सेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, अब मैं इस पर कोई फंक्शन डिफाइन करूंगा तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किस तरह से डिफाइन होता है, ये डोमेन और कोडोमेन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू U प्लस IB। U कहलाता है इस फंक्शन का रियल पार्ट और इस फंक्शन एफ जेड का या W का, दोनों एक ही बात है। कोई बुक में कभी कभी W लिख देता है, कभी कभी एफ जेड। तो U कहलाता है इसका रियल पार्ट और V कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो W इक्वल टू या एफ जेड इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ थोड़ी देर के लिए जेड स्क्वेयर, तो देखिए जेड की वैल्यू हमेशा तुम्हें क्या पुट करनी है, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xi y। तुम्हें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई और यहाँ 2xy। अब एक बात बताइए, जो i वाला पार्ट है उसको मैंने क्या नाम बताया था, उसको नाम बताया था मैंने v, और जो बिना i वाला पार्ट है u, यानी ये आ गया तुम्हारा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। तो u इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जबकि v इक्वल टू कितना आ गया, 2xy। तो ये जो u वाला पार्ट है ये कहलाता है इसका रियल पार्ट और ये वाला पार्ट कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट। दूसरा, अगर तुम एग्जाम्पल लेना चाहो तो इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एफ जेड इक्वल टू e की पावर z। ठीक है, z की वैल्यू हमेशा ही ये रखनी है x प्लस आई वाई, हमेशा z की वैल्यू। तो e की पावर ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, e की पावर x बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा e की पावर y। अलग अलग लिख लो इनको। अब तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर आई थीटा इक्वल टू कितना होता है, e की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो e की पावर x बाहर है, ये हो जाएगा cos y प्लस आई साइन y। e की पावर x की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा e की पावर x cos y प्लस आई e की पावर x साइन y। तो जो i के साथ वाला पार्ट है उसको नाम देंगे v, और जो बिना i वाला पार्ट है u। तो इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि u मेरा जो रियल पार्ट है वो कितना आया, e की पावर x cos y, और v कितना आया, e की पावर x साइन y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा फंक्शन का इंट्रोडक्शन। अब इस फंक्शन की लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कंटिन्यूटी इस फंक्शन की और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो ये कुछ 4-5 डेफिनेशन है। तो मैंने ये 4-5 डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इनको समझ सकते हो। सबसे पहले देखिए, कंसेप्ट वही है जो रियल नंबर में कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, वही कंसेप्ट यहाँ पर है। बस वेरिएबल z वहाँ पे x होता था, यहाँ पे z आ गया है। ठीक है ना, इतना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन,
सिर्फ इसको डिफाइन करना है हमको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए ये जरूरी है पढ़नी, ठीक है ना। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू हैव ए लिमिट एल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, ये जो साइन है ना इसका नाम है एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा greater than 0 such that mod of fz minus l is less than epsilon whenever distance between z minus z naught is greater than delta and less than 0 delta and greater than 0, ठीक है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं ये डिस्टेंस बिटवीन fz and l is less than epsilon whenever the distance between z and z naught is less than delta, ठीक है। इसके ज़्यादा डीप में जाना नहीं है हमको, और लिमिट z टेंस टू z नॉट fz बराबर अगर l आ जाए तब भी इसकी लिमिट की डेफिनेशन मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन पूछता है बाकायदा तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, और लिमिट अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। उसके बाद कंटिन्यूटी की वही डेफिनेशन होती है कि अगर किसी पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। देखो इस सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड is said to have continuous is said to be continuous at z equal to z naught if limit z tends to z naught of fz is equal to f of z naught। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि फंक्शन की लिमिट निकाली है इस पॉइंट z नॉट पर और फंक्शन की वैल्यू निकाली है z नॉट पर, अगर ये दोनों चीज इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो हमारा fz है वो z इक्वल टू z नॉट पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। ये होगी तुम्हारी कंटिन्यूस की डेफिनेशन, ये याद कर लेना डेफिनेशन, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। उसके बाद अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो किस तरह से हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल फंक्शन तभी कहलाती है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डेरिवेटिव एफ डैश जेड इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। बिल्कुल यही हमने 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ रखी है, डेफिनेशन सिंपल है ये, ठीक है। उसके बाद जो मेन अब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि ये मेन नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी पहले भी तुमने पढ़ रखी है 11th-12th में, तो इसलिए ये तुम आराम से लिख सकते हो। लेकिन अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में जो मेन डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एनालिटिक फंक्शन क्या होती है। देखिए एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आसानी से। ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कहलाती है किसी पॉइंट जेड नॉट पर इफ फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब इसका साफ साफ है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक कहलाएगी अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो और उसके किसी एक नेबरहुड में भी हो, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किस पर, एट जेड नॉट पर, इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगी और इसके आसपास के किसी एक नेबरहुड में, यानी अगर पॉइंट यहाँ पर है, ये जेड नॉट यहाँ पर है, तो इसके आसपास कोई छोटा नेबरहुड भी हो सकता है या बड़ा नेबरहुड भी हो सकता है, यानी कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिस कहीं मतलब ऐसा नेबरहुड तुम्हें मिल जाएगा कि उसके आसपास भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक है अगर कोई फंक्शन है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है। अब नेबरहुड छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला है एंड ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा और उसके आसपास पड़ोसी पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये होगी तुम्हारी एनालिटिक की डेफिनेशन, और डेफिनेशन ही हमेशा ही एग्जाम में पूछता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि ये ले लो एग्जाम्पल के लिए एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, तो जेड इक्वल टू कुछ भी ले लो तुम 2, 4, 5 हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है क्योंकि तुम इसका डिफरेंशिएबल चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे और उसके आसपास भी डिफरेंशिएबल होगा। साइन जेड ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, ए की पावर जेड हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब एनालिटिक के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारी एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होती है, ए फंक्शन एफ जेड इज विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन का तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, अगर सभी पॉइंट पे वो फंक्शन कैसी है, एनालिटिक है, तो वो फंक्शन कहलाती है एंटायर फंक्शन। कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, उस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद उसके नेबरहुड में भी चेक कर लो, इसका मतलब उस पॉइंट पे वो एनालिटिक है।
तो ऐसा कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो जो हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कैसी हो, एनालिटिक हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाती है, हमारी एंटायर फंक्शन। यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा लो, हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगी। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होगी उस पॉइंट पर भी और उसके आसपास भी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट पर जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाती है, एनालिटिक हो जाती है, उसको नाम देते हैं हम एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ए की पावर जेड, जैसे साइन जेड, जैसे जेड स्क्वायर, जैसे साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड। ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो एंटायर फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे से तो क्वेश्चन हमेशा आता ही है ना एग्जाम में। क्या है ये, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन हमें एफ जेड दे रखी है, उसको एनालिटिक होने के लिए क्या तो जरूरी है और क्या सफिशिएंट है। ठीक है ना, मतलब फंक्शन एनालिटिक होगी तो सफिशिएंट क्या होगा उसके लिए, और एनालिटिक प्रूव करने के लिए क्या सफिशिएंट है, और जब फंक्शन एनालिटिक होगी तो क्या जरूरी होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट इस तरीके से हैं कि कोई भी फंक्शन एफ जेड जिसके रियल पार्ट है यू और इमेजिनरी पार्ट है वी, ये हमें ध्यान रखना है। अभी मैंने पिछला बताया था कि हर एक फंक्शन का रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है ना, अब कोई भी फंक्शन एनालिटिक कहलाएगी किसी रीजन आर में। ये मैंने मान लिया, इफ फंक्शन डब्ल्यू बराबर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक होगी किसी भी रीजन आर में, अगर वो या एनालिटिक होगी तो ये चीज इंप्लाई होगा, और ये चीज होगी तो एनालिटिक होगा। अब देखिए, अगर ये यहां से इसको इंप्लाई कर रही है तो इसका मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये होगा, तो ये वाली कंडीशन कैसी है, यहां से इस तरफ ये हो जाएगी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये इंप्लाई होगा। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल यू ओवर डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई। ये यू भी कहाँ से आ गए, यू भी है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये कंटिन्यूस होंगे उसी रीजन आर में। और डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल होगा डेल बी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल होगा माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स के। और ये जो सेकंड पार्ट में मैंने ये दो चीज लिखी है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, इसका नाम होता है सी आर इक्वेशन। क्या नाम होता है इसका, सी आर इक्वेशन, या इसकी फुल फॉर्म है कोची रायमन इक्वेशन। कोची रायमन इक्वेशन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है क्या यहाँ पर, कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगी तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी, और अगर ये दोनों कंडीशन ही हैं तुम्हारे पास, इसका मतलब ये फंक्शन कैसी होगी फिर, एनालिटिक। यानी अगर कोई तुम्हारे पास फंक्शन इस तरीके से है कि उसका रियल पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में भी, वाई के रेस्पेक्ट में भी, और इमेजिनरी पार्ट के भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई कंटिन्यूअस है, और सीआर इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिस फंक्शन के वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं वो फंक्शन हमेशा कैसी रही होगी, एनालिटिक। ठीक है ना, तो ये एनालिटिक होने के लिए ये कंडीशन कैसी है, सफिशिएंट। तो ये हो जाएगी इसकी सफिशिएंट कंडीशन जब ये इसको अप्लाई करेगी, इंप्लाई करेगी, और जब फंक्शन एनालिटिक होगी तो ये चीज इंप्लाई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन, और यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे सफिशिएंट कंडीशन। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि अगर कोई फंक्शन ये दो चीज इंप्लाई हो रही है, इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल देंगे एनालिटिक है, और अगर ये दोनों नहीं हो रही होंगी इसका मतलब एनालिटिक नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं हो रही होंगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये ही पर्याप्त है, अगर ये नहीं हो रही होंगी तो एनालिटिक नहीं होगी, क्योंकि अगर एनालिटिक होगी तो फिर ये तो होल्ड करेगी ना, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जब कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो ये होल्ड करती है, और ये होल्ड अगर कर नहीं रही इसका मतलब क्या हुआ कि एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करता हूं। देखिए, प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड। ठीक है, तो फंक्शन क्या दी हुई है मुझे, एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। साइन हाइपरबोलिक जेड को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तुमने साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर z
माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आई बाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस आई बाई अपॉन 2, ई की पावर एक्स और इसको ई की पावर आई बाई अलग अलग लिख लेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इसको ई की पावर माइनस आई बाई अलग अलग अपॉन 2। ई की पावर आई बाई का फॉर्मूला खोल देंगे, ये ई की पावर एक्स बाहर है, ये होता है कॉस वाई प्लस आई साइन वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आई साइन वाई अपॉन 2। ठीक है, अब कॉस वाई के कोफिशिएंट एक जगह करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस वाई का कोफिशिएंट है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये अपॉन 2 एक साथ एक बार इसके नीचे चला जाएगा। उसके बाद साइन वाई का कोफिशिएंट, तो साइन वाई का यहाँ कोफिशिएंट है आई साइन वाई बाहर ले लो, यहाँ से कोफिशिएंट आएगा ई की पावर एक्स और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है कॉस वाई, ये है साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ से तुम्हारा एफ जेड इक्वल टू ये कितना था साइन हाइपरबोलिक जेड, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक जेड का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया, ये आ गया u, ये आ गया v। ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा u इक्वल टू आ गया कॉस वाई साइन हाइपरबोलिक वाई और v इक्वल टू कितना आ गया साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई। सबसे पहले देखिए मुझे पता है कि डेल यू ओवर डेल एक्स, सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स ये सब निकाल लीजिए, डेल यू ओवर डेल एक्स ये आएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर है, ये साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह साइन हाइपरबोलिक यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर कितना आएगा ये एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ भी ये एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स आएगा। एक मिनट, यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आ गया और यहाँ पर भी एक्स आ गया क्योंकि ये एक्स है इसमें। ठीक है, देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स कॉस वाई तो कांस्टेंट रहेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ कॉस वाई एज इट इज। उसके बाद डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई और यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज। उसके बाद डेल बी ओवर डेल एक्स कितना हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन वाई कांस्टेंट रहेगा एज इट इज और डेल बी ओवर डेल वाई ये कितना हो गया, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस वाई और कॉस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज रहेगा। अब हमें ये देखना है, देखिए पहली कंडीशन ये डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल बी ओवर डेल एक्स एंड डेल बी ओवर डेल वाई ऑल आर कंटिन्यूअस, ऑल आर कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन हमेशा कैसी होती हैं कंटिन्यूअस। तो हमें बस इतना ही लिखना है, ऑल आर कंटिन्यूअस सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हमारे सारे कंटिन्यूअस हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल है डेल बी ओवर डेल वाई के, तो यहाँ पे देखो ये है डेल यू ओवर डेल एक्स,
ये रहा डेल बी ओवर डेल वाई ये रहा, ये दोनों आपस में देखो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है या नहीं है, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल है डेल बी ओवर डेल वाई के, इसका मतलब ये चीज होल्ड कर गई। उसके बाद दूसरा हमें देखना है डेल यू ओवर डेल वाई क्या इक्वल है माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स के। तो देखिए डेल यू ओवर डेल वाई में यहाँ माइनस है साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो ये भी इतना ही हो जाएगा जितना ये है, यानी ये इक्वल है माइनस इसके, ठीक है ना, यानी सेकंड कंडीशन भी होल्ड। और जब ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं तो इसका मतलब हमने जो ये थ्योरम पढ़ी है अभी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसी होगी, फंक्शन होगी एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। कैसी होगी, एनालिटिक। बस इतनी सी बात थी, खत्म, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सो दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 2z बार इज नॉट एनालिटिक। हमें दिखाना है कि ये एनालिटिक नहीं है। देखिए फंक्शन क्या दी हुई है, एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है कितना, z प्लस 2z बार। हमें पता है z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, और z बार यानी कंजुगेट यानी x माइनस आई वाई, दोनों की वैल्यू उठा के हमें रख दूं तो हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस 2x माइनस आई वाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x यहाँ से x यहाँ से, तो ये बचेगा 3x, आई वाई यहाँ से माइनस 2 आई वाई यहाँ से, तो बचेगा माइनस आई वाई। तो एफ जेड इक्वल टू आ गया ये, यानी u की वैल्यू ये और प्लस आई बी। तो यहाँ से हमारा u इक्वल टू आ गया 3x और b इक्वल टू आ गया माइनस वाई, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स आया 3 और डेल यू ओवर डेल वाई आया 0 क्योंकि इसमें वाई है नहीं। उसके बाद डेल वी ओवर डेल एक्स आया 0 और डेल वी ओवर डेल वाई आया -1। तो देखिए सबसे पहले हम पहली कंडीशन क्या है कि डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई, ऐसे ही डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई आर ऑल कंटिन्यूस। सारे कंटिन्यूस हैं, क्योंकि कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि ऑल आर कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, 0 भी कांस्टेंट, 0 भी कांस्टेंट, -1 भी कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसी होती हैं, कंटिन्यूस। आर ऑल कंटिन्यूस सिंस ऑल आर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। चलो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल होता है डेल बी ओवर डेल वाई के। बताइए ये इक्वल है या नहीं है। यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 3 और डेल बी ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है -1। 3 और -1 क्या आपस में इक्वल होते हैं, नहीं होते ना। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, और जब एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी इसका मतलब सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि, मतलब कह नहीं सकते कि ये तो गारंटी हो गई कि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये दी हुई फंक्शन हमारी एनालिटिक नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं सिंस CR इक्वेशन डज नॉट होल्ड सो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 2z बार इज नॉट एनालिटिक। बस इतनी बात कहनी है हमारे लिए, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू। इसकी एनालिटिसिटी पे बात करनी है हमें। एनालिटिसिटी इस पॉइंट पे नहीं पूछा है, बस वो जनरली पूछ रहा है कि बताओ एनालिटिक है या नहीं है। तो एफ जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जेड क्यू। जेड की वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू हमेशा कितनी है x प्लस आई वाई। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस आई वाई का क्यूब, यानी x का क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब प्लस 3x आई वाई एंड x प्लस आई वाई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये
एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3x स्क्वायर आई वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यानी 3x वाई स्क्वायर। अब आई वाला पार्ट एक जगह, बिना आई वाला पार्ट एक जगह, तो आई वाला पार्ट कौन सा है, यह एक्स क्यूब यहाँ से और यहाँ से, यानी माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये तो हो गया आई बिना आई वाला पार्ट। अब आई वाला पार्ट, आई कॉमन ले लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, क्योंकि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, ठीक है। यहाँ से ये u और v की फॉर्म में हमने तोड़ दी, ये बन गया u, ये बन गया b, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी आई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब बताइए, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम निकालते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लिया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद डेल यू ओवर डेल वाई निकालते हैं, डेल यू ओवर डेल वाई यहाँ से आ जाएगा माइनस 6xy। उसके बाद निकालते हैं डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल एक्स निकाला तो ये आ गया 6xy, और डेल बी ओवर डेल वाई निकाला, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन है, अगर मैं डेल बी ओवर डेल एक्स निकाल रहा हूँ, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लेकिन y कांस्टेंट रहेगा, तो y यहाँ पे एज इट इज x का करूंगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे y कांस्टेंट, तो इसका मतलब 0, ठीक है। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या होता है उसका, देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स एंड डेल बी ओवर डेल वाई ऑल आर कंटिन्यूअस। क्यों है जी कंटिन्यूअस, सिंस सारे कंटिन्यूअस हैं ये वाले, ये डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई, सारे कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये सारे पॉलिनोमियल हैं इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। सिंस ऑल आर पॉलिनोमियल, सिंस ऑल आर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनर को बस इतना बताना है कि ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद दूसरा, क्या डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई के इक्वल है, तो देखिए दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू इसकी है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है ना, ठीक है। तो यानी पहली कंडीशन होल्ड। दूसरा, डेल यू ओवर डेल वाई की जितनी वैल्यू है वो माइनस इक्वल है डेल बी ओवर डेल एक्स के, तो देखिए डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, ये डेल यू ओवर डेल वाई माइनस 6xy, ये हो गया माइनस 6xy इक्वल, किसके इक्वल है, होना चाहिए माइनस लगा दो, ये माइनस लग गया, डेल बी ओवर डेल एक्स की वैल्यू रखो, डेल बी ओवर डेल एक्स कितना है, डेल बी ओवर डेल एक्स 6xy, तो माइनस 6xy, यानी दोनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी होल्ड। और जब ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं फिर इसका मतलब क्या होता है कि दी हुई फंक्शन जो एफजेड होती है वो एनालिटिक हो जाती है। और ये वाली दोनों कंडीशन क्या कहलाती हैं, ये वाली दोनों कंडीशन कहलाती हैं CR इक्वेशन, क्या कहलाती हैं CR इक्वेशन या फिर कोची रायमन इक्वेशन। तो फिलहाल इतना ही इस वाली वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे मिलने थॉम्सन मेथड किस तरह से वर्क करता है टू फाइंड आउट एनालिटिक फंक्शन when any real part or imaginary part is given. Okay, thank you so much for watching this video and please share the video. Thank you so much.